हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज इतिहास शिक्षण के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आंसर जो हमने वो रेड कलर से कर दिया है, लाल रंग से कर दिया, जिसको देख के भी आसानी से आप समझ जाएँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इतिहास की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहला प्राचीन अवस्था और दूसरा आधुनिक अवस्था। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देखिए, इतिहास के कालखंड और अवस्थाएं अलग अलग होती है। कालखंड 3 होते हैं और अवस्थाएं 2 होती हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का स्तर है? इतिहास किस स्तर पे हम लोग समझ सकते हैं? तो इतिहास का पहला ऑप्शन है स्थानीय इतिहास, दूसरा है प्रांतीय इतिहास, तीसरा है राष्ट्रीय इतिहास। तो इतिहास क्या होता है? तीनों स्तर पे होता है, यानी स्थानीय लेवल पे भी होता है और राज्य स्तर पे यानी प्रांतीय स्तर पे, और एक राष्ट्र का भी इतिहास होता है, यानी ये तीनों स्तर के इतिहास होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये हमारा करेक्ट होगा। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समन्वयक, समन्वयक कितने प्रकार का होता है? तो समन्वयक जो वर्ड है, इसको हम दूसरे शब्द में कहें तो इसको सहसंबंध भी कर सकते हैं, यानी को रिलेशन। तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा है 5। तो समन्वयक 3 प्रकार के होते हैं, और ये 3 कौन से प्रकार हैं? पहला है शीर्षात्मक सहसंबंध या शीर्षात्मक समन्वय, जिसको हम करते हैं वर्टिकल कोरिलेशन। दूसरा होता है अनुप्रस्थीय सहसंबंध या हॉरिजेंटल कोरिलेशन, और तीसरा है जीवन से सहसंबंध, जिसे कोरिलेशन विथ लाइफ। तो इस तरह से समन्वयक 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक का, दूसरा है शिक्षा प्रक्रिया का, तीसरा है विद्यार्थी का। तो इसका डी ऑप्शन है जो वो करेक्ट होगा, क्योंकि एक शिक्षक को पाठ्यपुस्तक की जानकारी नहीं तो कैसे शिक्षा देगा, और किस प्रक्रिया से उसको शिक्षा देना है ये भी उसके लिए आवश्यक है। और विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों का शिक्षा का स्तर क्या है, ये भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। तो उसी के अनुसार वो क्या करेगा, उन विद्यार्थियों को शिक्षा देगा। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यह सभी। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक का उपयोग कौन करता है? पहला ऑप्शन दिया है छात्र, दूसरा अध्यापक, तीसरा ऑप्शन दिया है छात्र और अध्यापक दोनों, यानी ए और बी दोनों, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यानी पाठ्य पुस्तक का उपयोग कौन करता है? छात्र भी करते हैं उसका उपयोग, और अध्यापक भी करते हैं। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप इसका आंसर। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी क्या असत्य है इसमें से दोगे? तो पहला दिया है, पहला ऑप्शन है सामाजिक इतिहास, दूसरा है राजनीतिक इतिहास, तीसरा है आर्थिक इतिहास, चौथा है आयामी इतिहास। तो ये तीनों जो ऊपर के ए बी सी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्या है? ये इतिहास के प्रकार हैं एक तरह से। पहले वीडियो में बताया था ये इतिहास के प्रकार हैं, और आयामी इतिहास जो इतिहास का प्रकार नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज पूछा कौन सा असत्य है, यानी असत्य क्या है? आयामी इतिहास, यानी चौथा ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट होगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन प्रश्नों को पाठ के समाप्त होने पर पूछा जाता है? यानी जब हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो चैप्टर पर इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है तुलनात्मक पक्ष, दूसरा है पुनरावृत्ति पक्ष, तीसरा है बोध प्रश्न, और चौथा है प्रस्तावना प्रश्न। तो तुलनात्मक प्रश्न जब हम पढ़ाते हैं उसी के बीच में हम कंपेरिजन करके कुछ तुलना करके बच्चों को समझाते हैं। बोध प्रश्न होता है जो हम स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, और चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक प्रस्तावना प्रश्न करते हैं जो बच्चों को समझाने के लिए कि किस तरह के चैप्टर को या कौन से टॉपिक को पढ़ाना है। तो ये सारे हम क्या करते हैं? पढ़ाने के दौरान करते हैं, और जब सारे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? एक थोड़ा सा पुनरावृत्ति प्रश्न यानी एक रिवीजन करते हैं, तो उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न।
अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक का सर्व प्रमुख कार्य है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा है मार्गदर्शन और चौथा है मूल्यांकन। तो शिक्षक के सारे कार्य हैं, शिक्षण भी है, निरीक्षण भी है, मार्गदर्शन भी है, मूल्यांकन, लेकिन इसमें पूछा है सर्व प्रमुख। तो सर्व प्रमुख पहला कार्य है शिक्षण का, शिक्षण करना यानी पढ़ाना। तो हमारा पहला ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इतिहास राष्ट्र की स्मृति, अगला क्वेश्चन है 8। इतिहास राष्ट्र की स्मृति यह परिभाषा निम्न में से किसकी है। पहला ऑप्शन है रैमसन, दूसरा डॉक्टर राधाकृष्णन, चौथा है मेटलैंड और चौथा ऑप्शन है, तीसरा मेटलैंड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है बी वह है करेक्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह परिभाषा दी थी कि इतिहास राष्ट्र की स्मृति है। और आइए अगले क्वेश्चन में, सहसंबंध में किस विशेष लक्षण की संभावनाएं बढ़ती हैं। सहसंबंध मतलब वही कोरिलेशन या समन्वय। समन्वय में क्या होता है कि हम लर्न करते हैं, ठीक है, कुछ सीखते हैं, और जब हम उसको सीखते हैं तो जब हम कुछ सीख लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, यानी अधिगम को स्थानांतरित करते हैं, लर्निंग को फॉरवर्ड करते हैं, उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला है अधिगम, दूसरा है अधिगम स्थानांतरण, तीसरा है स्थानांतरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी इसका विशेष लक्षण क्या है, अधिगम को स्थानांतरित करना, यानी जो हमने सीखा वो हम क्या करते हैं, सीख करके दूसरों को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, किसने किया है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मिलर ने, दूसरा रॉबर्ट मिलर ने, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, 2 बार ये टाइप हो गया है, और तीसरा है B.S. ब्लूम ने, चौथा है B.O. स्मिथ ने। तो इसका सी ऑप्शन जो करेक्ट है वो B.S. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। मूल्यांकन 2 शब्दों के योग से बना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मूल्य, दूसरा है अंकन, तीसरा है ए व बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन समझते हैं। तो मूल्यांकन समझने के लिए दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं दिनांक। दिनांक का मतलब है दिन का अंकीकरण, यानी दिन को अंक में लिखना। उसी तरह मूल्यांकन का अर्थ है जो वैल्यू, यानी जो मूल्यांकन करते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को अंक में लिखना। बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम अंक में प्रदर्शित करते हैं, मार्क्स के रूप में देते हैं, तो उसी को कहते हैं मूल्यांकन। तो यानी इसमें दोनों जो ए और बी ऑप्शन है ये दोनों के योग से बना है मूल्यांकन। जैसे दिनांक है दिन का अंकीकरण, तो इसी तरह मूल्यांकन भी। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत है। शैक्षिक उद्देश्य यानी हमारी जो पूर्ति कैसे होती है। पहला ऑप्शन है समाज, दूसरा है व्यक्ति, तीसरा है ज्ञान, यानी इन तीनों के द्वारा हम शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ये सभी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है, तो सबको पता होगा। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास का जनक माना गया है। तो पहला ऑप्शन है ए, दूसरा बी फायन, तीसरा सी पोलिबियस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हेरोडोटस। बात अगले क्वेश्चन। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसका पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है जर्मन, तीसरा है फ्रेंच, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के शब्द हिस्टोरिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी या नॉलेज ऑफ इंक्वायरी। तो पहला ऑप्शन हमारा ग्रीक सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतिहास कक्ष में किन में से निम्न से किसका होना आवश्यक है। इन जो चीज़ें दी हुई हैं उसमें से किसका होना आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है चार्ट, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है ग्लोब और चौथा है इन सभी का। तो इतिहास की कक्ष में, इतिहास की क्लास में चार्ट का भी होना बहुत ही आवश्यक है, मानचित्र का और ग्लोब का, यानी इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इन सभी का। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाले शिक्षण सहायक सामग्री है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट, दूसरा है चार्ट, तीसरा है टेप रिकॉर्डर और चौथा है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यानी चारों चीज़ें मतलब सामग्री हम शिक्षा में यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वाधिक रूप से, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक रूप से, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं, श्यामपट्ट का। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पाठ्यक्रम शब्द कहाँ से हुई थी। पहला ऑप्शन है लैटिन भाषा से, दूसरा फ्रेंच भाषा से, तीसरा जर्मन भाषा से, चौथा हिंदी भाषा से।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है, सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है लघु कक्षा, दूसरा है लघु शिक्षण कालांश, तीसरा है लघु पाठ्य वस्तु। यानी सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, तो उसमें कक्षा क्या होती है? छोटी होती है, यानी समय अवधि छोटी होती है, बच्चों की संख्या छोटी है, यानी शिक्षण कालांश भी छोटा होता है, और पाठ्य वस्तु जो प्रस्तुत करते हैं वो भी बहुत छोटा होता है। यानी ये तीनों चीज़ें होती हैं। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या है? सही होगा, ये सभी इसका करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है माध्यमिक कक्षाओं में, दूसरा प्राथमिक कक्षाओं में, तीसरा प्रशिक्षण संस्थाओं में, और चौथा है डी महाविद्यालय कक्षा में। तो जैसा सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक तरह की प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, तो इसका उपयोग हम सिर्फ करते हैं प्रशिक्षण संस्थाओं में। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल की कुल संख्या है, शिक्षण कौशल की कुल कितनी संख्या होती है? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 23, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 20। तो शिक्षण की कुल संख्या होती है 23। ऐसे ही क्वेश्चन आने की पूरी तरह संभावना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें जो कि आपकी परीक्षा में आपको मदद करेगा। धन्यवाद।